आज हम बात करते हैं चिंतन शक्ति के बारे में। और इससे पहले हमने आपसे चर्चा की थी कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति के बारे में, और यह जाना था कि इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति किस प्रकार से हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। उसी प्रकार से चिंतन शक्ति भी हमारे लिए जो मानवीय क्षमता है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चिंतन शक्ति की जब हम बात करते हैं तो सभी प्राणियों में सोचने और समझने की क्षमता होती है, लेकिन मनुष्य जो जन्म है वह बुद्धिबल एवं चिंतन से अन्य प्राणियों से विकसित प्राणी है। सभी मनुष्यों में सोचने और समझने की क्षमता होती है, लेकिन वह सभी में समान नहीं होती। किन्हीं मनुष्यों में न्यून स्तर सोचने की समझ जो क्षमता है या चिंतन शक्ति है वह निम्न स्तर की होती है, और किसी में मध्यम से उच्चतम स्तर की होती है, और कुछ मनुष्यों में यह क्षमता उच्चतम स्तर की होती है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। यह शिक्षण, कल्पना, स्मरण आदि मानसिक क्षमताओं से जुड़ी रहती है, और चिंतन क्षमताओं को पूर्णतः हम अलग नहीं कर सकते। कई लोगों का के अनुसार चिंतन प्रक्रिया में हमारे मस्तिष्क सक्रिय रहता है, और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चिंतन प्रक्रिया में मस्तिष्क के अलावा अन्य भागों का भी इस पर महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और एक तरीके से मैं यह कहूँ कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमारे सामने एक लक्ष्य होता है। हम उस लक्ष्य के आधार पर चिंतन करते हैं, और यह एक तरीके से जटिल प्रक्रिया है जो हमारे अतीत के अनुभवों पर निर्भर करती है। चिंतन व्यक्ति के ज्ञानात्मक व्यवहार का एक जटिल स्वरूप है। यह व्यक्ति के विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं से, जैसे कल्पना, जागरूकता, चिंतन, कल्पना हो गई, एकाग्रता हो गई, जागरूकता हो गई, स्मरण आदि मानसिक प्रक्रियाओं का इसमें उपयोग किया जाता है। और इसी के आधार पर, चिंतन शक्ति के आधार पर विज्ञान में, तकनीकी में और अन्य विधाओं के क्षेत्र में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है और उनकी प्राप्ति की जा सकती है। यह चिंतन शक्ति अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अच्छी चिंतनशील व्यक्तियों की अनेक प्रकार की विशेषताएं होती हैं। वह किसी भी घटना, स्थिति के प्रति उसको समझने में, उसका विश्लेषण करने में, उसका मूल्यांकन करने में बहुत आसानी से करते हैं, और किसी भी समस्या के प्रति अपना विचार, अपना स्पष्ट नजरिया रखते हैं, और वे दूसरों के तर्कों को भी बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं, और अपने तर्कों से भी लोगों को बड़ी सरलता से समझा लेते हैं। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी धैर्य से लेते हैं, धैर्य रखते हैं, और अपने जीवन के आधार पर वह घटनाओं का आकलन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, विचार करते हैं। वह उनका जो निर्णय होता है वह व्यक्तिपरक न होकर एक तरीके से वस्तुपरक होता है, और वह निष्पक्षपूर्ण होता है, जिससे वह घटनाओं को समझने में और उनका समाधान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और प्रत्येक समस्या के प्रति समभाव रखते हैं। क्योंकि जब हम किसी पूर्वाग्रह से या किसी भी विचार से जब समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, तब निश्चित रूप से हम समस्याओं के निराकरण की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, और यह जो चिंतनशील व्यक्ति होता है वह न तो एकदम उत्तेजित होता है, न खिन्नता प्रकट करता है। तो व्यक्ति विभिन्न दृष्टियों को देखने और समझने वाला होता है। चिंतन के अंतर्गत हम समस्या को देखते हैं, उसकी समालोचना करते हैं, उसके प्रति जागरूक रहते हैं, और तब जाकर और खुद प्रति प्रश्न करते हैं और उसके विश्लेषण करने का काम करते हैं, तब जाकर हम किसी समस्या के समाधान की तरफ बढ़ते हैं। चिंतन एक तरीके से एक जटिल प्रक्रिया है जो हमारे
है और चिंतन में हम अनेक आंतरिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि चिंतन शक्ति में कल्पना, एकाग्रता, जागरूकता, स्मरण और अवलोकन आदि ये क्रियाएं सहयोगी बनती हैं और एक तरीके से चिंतन यह आंतरिक क्षमता है जिसको हम जितना अधिक ज़्यादा विकसित करते हैं वह हमारे विकास में उतनी ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। और इसलिए योग के द्वारा हम चिंतन शक्ति को जितना अधिक विकसित करते हैं उतना समस्याओं की समझ हमारे भीतर आती है, समस्याओं के समाधान की समझ हमारे अंदर आती है। हम अवलोकन करने के साथ, उसका विश्लेषण करने के साथ, अपने खुद से प्रति प्रश्न करने के साथ ही उस समस्या के समाधान की तरफ बढ़ पाते हैं। तो योग के द्वारा हम किस प्रकार से अपनी चिंतन शक्ति को मजबूत करें, और मैंने बताया कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और एक मानसिक जटिल प्रक्रिया है जो हमारे ज्ञानात्मक पहलू को प्रदर्शित करती है। इसमें हम विभिन्न क्रियाओं का सहयोगी बनाते हैं, जैसे कल्पना हो गया, जागरूकता हो गया, स्मरण शक्ति को सहयोगी बनाते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, एकाग्रता हो गया। इन सब चीज़ों को हम चिंतन में उपयोग करते हैं। और चिंतनशील व्यक्ति किसी के साथ बेकार या ये कहें कि तर्क नहीं करता, वह प्रति प्रश्न जो तर्क करता है वह बड़ी सरलता से समझाता है, दूसरों के तर्कों को बड़ी सरलता से समझता है। और सबसे बड़ी बात है कि वह समस्याओं के प्रति अपना स्पष्ट नजरिया रखता है, क्योंकि उसको वह गहराई से अवलोकन करता है, उसका विश्लेषण करता है, तब जाकर वह किसी अपने मूल्यों पर पहुंचता है, अपने निर्णय पर पहुंचता है। और इस प्रकार के जो चिंतनशील व्यक्ति होते हैं वो मूल्यों वाले सिद्धांतों के लोग होते हैं। इस प्रकार से जो चिंतनशील व्यक्ति होगा वह समस्याओं के प्रति स्पष्ट नजरिया रखता है, निष्पक्ष भाव का व्यक्ति होता है और किसी के प्रति वह व्यक्ति परक निर्णय पर नहीं रहता, वह वस्तु परक निर्णय को ध्यान में रखता है और संभाव रखता है सभी के प्रति। किसी प्रकार की उत्तेजना प्रकट नहीं करता, किसी प्रकार की खिन्नता प्रकट नहीं करता। और जीवन के प्रति अगर यह कहा जाए कि चिंतनशील व्यक्ति अपनी मानव क्षमताओं को, अपने जीवन के लक्ष्य के में आने वाली बाधाओं को समझने में, उसके निराकरण करने में चिंतन शक्ति बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। और चिंतनशील व्यक्ति चूंकि समस्याओं की अच्छी समझ रखता है तो इसलिए वो समस्याओं को बड़ी आसानी से पार कर जाता है। तो इसलिए चिंतन शक्ति का हमारे जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और आने वाले समय में हम किस प्रकार से योग से अपनी चिंतन शक्ति को विकसित करें उस तरफ आपका मैं ध्यान ले जाऊंगा। और इससे पूर्व के अध्याय में मैंने आपको किस प्रकार से हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें और किस प्रकार से हम कल्पना शक्ति को मजबूत करें मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। अब आने वाले अध्याय में मैं आपको चिंतन शक्ति के बारे में बताते हुए चिंतन शक्ति को विकसित करने की क्या क्या विधियां हो सकती हैं और हम चिंतन शक्ति अपनी विकसित करके अपने जीवन के मार्ग में किस तरीके से आगे बढ़ें, इस पर अपना ध्यान केंद्रित कराते हुए आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि चिंतन शक्ति का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। धन्यवाद, नमस्कार।